हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो और आ रही है आपके लिए। यहाँ पे शादी का, सिस्टर की शादी का प्रोग्राम था सारा कुछ, तो इसलिए भीड़ भाड़ थी, तो वीडियो कुछ टाइम के लिए 8-10 दिन के लिए बंद हो गई थी वीडियोस आना। बट अब दोबारा से वापस अपनी लाइन पे आते हैं, फटाफट से वीडियोस अपलोड करते हैं। जो पुरानी जो हमारी जो लय थी वीडियो अपलोड करने की, उसको स्टार्ट करते हैं। जो मैंने ये भी लिखा है आपके सामने, ये थोड़ा सा हल्का सा आपको क्या नाम है धुंधला दिखाई दे सकता है, क्योंकि मार्कर बिल्कुल न्यू है। जितने भी पुराने मार्कर थे वो सभी छोटे छोटे बच्चों ने सारे दीवारों में घिस दिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे मतलब बिल्कुल नया मार्कर चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में इनका थोड़ा सा लिखने का जो होता है ना, थोड़ा वो हल्का ही आता है। ठीक है, मगर जहाँ तक है आपको सब दिख तो रहा होगा बिल्कुल साफ से, इतना तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, जहाँ पे हमें जो ये हमारी वीडियो है जिसमें हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, सेल और हायर परचेज के बीच में डिफरेंस होता क्या है। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से। देखो मैं बोल रहा हूं ताकि आपको पता चल सके लिखा क्या है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो प्लीज देखिए, यहाँ पे मीनिंग लिखा है। क्या लिखा है? मीनिंग। मैं बोल रहा हूं साथ साथ में। तो उसने कहा इट इंप्लाइज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन, ट्रांजेक्शन किसके बीच में? बायर एंड सेलर। यानी सेल जो होती है एक ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो कि बायर और सेलर के बीच में होती है। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन द बायर एक्वायर द गुड्स, जहां पे बायर एक्वायर करता है गुड्स को, यानी परचेज करता है। एक्वायर मतलब खरीदना, लेना। ठीक है ना, गुड्स और सर्विस इन एक्सचेंज फॉर मनी, यानी मनी दे करके वो गुड्स और सर्विस लेता है। तो सेल को क्या बोला इसने? सेल को बोला इसने एक ऐसी ट्रांजैक्शन, इट इंप्लाइज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। ये बायर और सेलर के बीच में होने वाली एक ऐसी ट्रांजैक्शन है। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन द बायर एक्वायर गुड्स, बायर परचेज करता है गुड्स और सर्विस को। ठीक है, एक्वायर करता है इन एक्सचेंज फॉर मनी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये डेफिनेशन हमारी किसकी थी? सेल की थी। दूसरी तरफ हमारे पास जो डेफिनेशन है बेटा, वो है हायर परचेज की। किसकी है? हायर परचेज की, जिसमें लिखा है इट इज द बाइंग ऑप्शन। बेटा ये क्या है? हमारी एक बाइंग ऑप्शन है। वेयर द बायर पेज फॉर गुड्स, जहां पे बायर जो है गुड्स के लिए पेमेंट करता है। कैसे करता है? इन रेगुलर इंस्टॉलमेंट। यानी ये एक ऐसा बाइंग ऑप्शन है जहां पे आप सामान खरीद सकते हो, चीजें खरीद सकते हो, और यहाँ पे जो बायर है ना, वो पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट के बेस पे करता है। बेटा किस बेस पे करता है? रेगुलर इंस्टॉलमेंट के बेस पे करता है। बट फर्स्ट द बायर हैज टू पे, यहाँ पे पहले तो बायर को क्या करना पड़ेगा बेटा? डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। डाउन पेमेंट का मतलब होता है शुरुआत में जब हम पैसा देते हैं, जैसे अगर मान लो मैंने कोई चीज खरीदी, वो 1 लाख रुपए की थी, तो और मैंने उसको 20,000 रुपए तुरंत दे दिया, ऑन द स्पॉट दे दिया, तो उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। और बाकी 80,000 मैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट पे दूंगा। क्लियर हो गया? तो उसने बोला इट इज द बाइंग ऑप्शन वेयर द बायर pays for the goods in regular installments, but first the buyer has to pay down payment. The buyer does not get the title of ownership. buyer को यहाँ पे जो ऑनरशिप है वो नहीं मिलेगा, टाइटल ऑफ ऑनरशिप नहीं मिलेगा। until, तब तक नहीं मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट पेमेंट इज मेड, यानी जब तक आप कंप्लीट पेमेंट नहीं कर पाते तब तक आपको जो ऑनरशिप का टाइटल है वो नहीं मिलेगा। बाकी गुड्स तो आपको मिल जाएंगे, बट ऑनरशिप का जो टाइटल होता है कि गुड्स आपके ही हैं, ये आपको तभी मिलेगा जब आप सारी ट्रांजैक्शन यानी सारी पेमेंट कर दोगे। क्लियर हो गया? आगे लिखा है दिस इंक्लूड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। और जो आप पेमेंट करते हो उसमें प्रिंसिपल मतलब मेन अमाउंट तो होगा ही होगा, साथ में इंटरेस्ट भी लगेगा आपके ऊपर, क्योंकि आप देर से पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमने मीनिंग की बात करी है। क्या बात करी? मीनिंग। मैं हमेशा जब भी डिफरेंस बनाता हूँ मीनिंग को ज्यादा अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ, कि मीनिंग ही सबसे मेन होता है बच्चा। ठीक है ना। अब आगे करते हैं गवर्न बाय। इसको कौन गवर्न करता है? तो इसको गवर्न करता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसको कौन गवर्न करता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 गवर्न करता है इसको। और इट इज गवर्न बाय द हायर परचेज एक्ट 1972। इसको कौन गवर्न करता है? हायर परचेज एक्ट 1972। 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर हम मेड की अगर हम बात करें कैसे बनेगा, तो इट मे बी मेड आइदर ओरली भी ये बन सकता है और इन राइटिंग भी ये हो सकता है। ओरली भी और इन राइटिंग ये हो सकता है। ठीक है ना। बट हायर परचेज जो होता है बच्चे हमेशा किस में होगा? राइटिंग फॉर्म में होगा। किस में होगा? रिटन फॉर्म में होगा। ठीक है, ये ओरली नहीं होगा, क्योंकि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन आपकी लिखी जाएगी। ठीक है, फ्यूचर पेमेंट से रिलेटेड तो यहाँ पे आपका जो ये राइटिंग में होना जरूरी है। तो 3 पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले मैंने मीनिंग की बात करी, मैंने यहाँ पे कहा इट इंप्लाइज अ ट्रांजैक्शन। ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है जो कि बायर एंड सेलर के बीच में हो रही है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर इन द बायर एक्वायर गुड्स और सर्विस। जहाँ पे बायर जो है गुड्स और सर्विस एक्वायर करता है, परचेज करता है इन एक्सचेंज फॉर मनी, मनी दे करके। जबकि ये भी क्या एक बाइंग ऑप्शन है, जहाँ पे बायर जो है रेगुलर इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे पेमेंट करता है, बट फर्स्टली बायर को यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है ना। और बायर को जो ऑनरशिप का जो टाइटल है वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वो पूरी पेमेंट ना कर दे, ये मैंने बताया था यहाँ पे।
और जो यहाँ पे पेमेंट जाती है उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जाता है, यानी मेन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट भी साथ में जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने 1 लाख रुपए का कोई चीज खरीदा, 20,000 रुपए तुरंत दे दिए, वो तो डाउन पेमेंट हो गया। अब 80,000 मुझे देने थे, मान लो 80,000 में 4 इंस्टॉलमेंट में देता हूँ, यानी 20,000 को इसमें दूंगा। तो 20,000 जब मैं दूंगा पहला इंस्टॉलमेंट, तो साथ में क्या दूंगा, इंटरेस्ट भी दूंगा। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट दूंगा तो साथ में क्या दूंगा, इंटरेस्ट भी दूंगा। तो ये होता है, ठीक है ना। चलो, उसके बाद गवर्न बाय में मैंने बताया कि इट इज गवर्न बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के द्वारा, यानी 1930 का जो एक्ट है, जो कि आपने बीकॉम में आप पढ़ ही रहे हो अभी, ठीक है ना, तो उसके द्वारा ये गवर्न किया जाता है। ये गवर्न किया जाता है हायर परचेज एक्ट 1972, किसके थ्रू, 1973 के द्वारा ये गवर्न किया जाता है। मेड अगर मैं बोलूं तो ये ओरली और रिटर्न किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट ये हमेशा रिटर्न फॉर्म में होगा। क्लियर? देन ऑनरशिप की बात करें, इन केस ऑफ सेल ऑनरशिप ऑफ गुड्स जो है इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली, यानी जो ऑनरशिप का जो टाइटल है, मतलब जो टाइटल ऑफ ऑनरशिप है, वो तुरंत के तुरंत यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मैंने गुड्स बेचा, वो जिसको मैंने बेचा वो उसका ऑनर हो गया, यानी उसको ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है? बट इन केस ऑफ हायर परचेज द ऑनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर ऑन पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, यानी जब वो सारे इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तभी जाकर के उसको ऑनरशिप, यानी क्या मिलेगी, ऑनरशिप ऑफ गुड्स वहां पे मिलती है। तो सारी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी, तब जाकर के इसको क्या मिलेगी, यहाँ पे जो टाइटल है ना और जो ऑनरशिप है वो मिलेगा। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ रहा है? देखो कितना कुछ कठिन नहीं है, आसान आसान से पॉइंट्स उठाए गए ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है, और जिन्होंने लॉ तो आपके पास कंपलसरी है, तो लॉ अगर आपके पास है, जो आप लॉ पढ़ रहे हो, तो उसके लिए देखो डिफरेंस फॉर्म में अगर आप पढ़ते हो तो काफी सारे टॉपिक बहुत आसानी से खत्म हो जाएंगे। और मैंने काफी सारे डिफरेंसेस बना रखे हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, काफी सारे डिफरेंसेस मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की बीकॉम कि जो लॉ की जो बुक है उसके बना रखे हैं। तो आप उन अगर डिफरेंसेस को भी पढ़ते हो तो आपका काफी अच्छा खासा कंटेंट तैयार हो जाएगा, और जिससे पेपर में जो क्वेश्चन अटेंड करना है कि आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो डिफरेंस फॉर्म में पढ़ना बहुत आसान हो रहा है आपके लिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस आप बता सकते हो, और पर्टिकुलर किसी के ऊपर नोट पूछेगा तो वो भी आप बता सकते हो। क्लियर हो गया ना? तो डिफरेंस फटाफट सारे नोट डाउन कर लो, जो मैंने बना रखे, वीडियो में जाओ और सारे देखते चले जाओ, या की डिफरेंस की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, वहां पे भी सारे डिफरेंस मिल जाएंगे। क्लियर? चलो, देन डाउन पेमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे नो नीड फॉर अ डाउन पेमेंट, यहाँ पे डाउन पेमेंट की बात होती ही नहीं है। क्लियर है? जबकि यहाँ पे डाउन पेमेंट यूजुअली रिक्वायर्ड, यानी पे डाउन पेमेंट देखा जाता है यूजुअली रिक्वायर्ड होता है कि आपको इनिशियली शुरुआत में कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। क्लियर? देन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज, यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, किस पे, परचेज प्राइस पे। तो परचेज प्राइस पे यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। क्लियर? जबकि यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है किस पे, परचेज प्राइस पे, यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। देन आगे हम रीसेल की अगर हम बात करें तो कस्टमर कैन रीसेल, कस्टमर आराम से इसको रीसेल कर सकता है, ठीक है, गुड्स को, इफ दे चूज टू, अगर उसको लगता है कि उसको आगे इसको बेचना है तो बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑनरशिप आपके पास आ चुकी है। इस केस में ऑनरशिप तुरंत इमीडिएटली लिखा था, इमीडिएटली ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। जब इमीडिएटली ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई तो आप जाके गुड्स को किसी को बेच दो, मेरे को मैं कुछ बोलूंगा आपको, मैं बोल ही नहीं सकता क्योंकि गुड्स तो आपके हो चुके हैं। बट यहाँ पे इसने बोला रीसेलिंग ऑफ गुड्स इज यूजुअली नॉट अलाउड, यहाँ पे रीसेलिंग आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने अभी जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट, सारे इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते तब तक गुड्स आपके होंगे नहीं, और जब तक गुड्स आपके होंगे नहीं आप कैसे उसको आगे बेच सकते हो? बात को समझो ना, ऑनरशिप भी तो होनी चाहिए ना आपके पास। तो यहाँ पे तो ऑनरशिप आपको तुरंत मिल जाती है, इसलिए आप गुड्स आगे बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे आप जब तक हायर्ड पीरियड के अंदर हो, यानी हायर परचेज की टाइम पीरियड के अंदर हो, अभी आपने सारे इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है, तो आप गुड्स को आगे दोबारा नहीं बेच सकते, आप नहीं बेच सकते बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो इसमें रीसेलिंग ऑफ द गुड्स इज यूजुअली नॉट अलाउड ड्यूरिंग द हायर पीरियड। अगर आपने मेरे से मान लो ये मार्कर खरीदा, सपोज करो 1 लाख रुपए का, और अभी आपने सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट दी है, अभी 2 इंस्टॉलमेंट मान लो रह रही है, सपोज करो 2 इंस्टॉलमेंट रह रही है, तो आप इसको नहीं बेच सकते। अगर 1 इंस्टॉलमेंट भी रह रही होगी तो भी आप इसको आगे नहीं बेच सकते, क्योंकि अभी आपने पूरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है। तो हायर पीरियड के अंदर जब तक आप इसके हायर पीरियड के अंदर हो, जब तक आपने पूरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तब तक आप इसको रिसेल नहीं कर सकते। क्लियर हो गया ना? देन अगला पॉइंट पोजीशन की अगर हम बात करें तो द बायर बिकम्स द ऑनर, यहाँ पे जो खरीदने वाला वो तुरंत ऑनर बन जाएगा और उसको सारे राइट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? सारे राइट्स मिल जाएंगे, राइट टू प्लेज और रीसेल, ठीक है, वो रीसेल कर सकता है, गिरवी रख सकता है, जो मर्जी करे, क्योंकि आप ऑनर तो आप तुरंत बन गए ना, इसमें तो ऑनरशिप आपको तुरंत मिल जाती है। तो यहाँ पे आप गुड्स को चाहे तो गिरवी रखो, प्लेज मतलब बेटा गिरवी रखना होता है, या तो आप उसको रीसेल करो, वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले केस में। जबकि दूसरे में क्या लिखा है? वहां पे लिखा है द हायर परचेजर डज नॉट बिकम द ऑनर, यानी हायर परचेजर जो है वो ऑनर नहीं बनता। कब तक नहीं बनता? जब तक वो सारे इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे, बताया था ना। तो हायर परचेजर डज नॉट बिकम द ऑनर, हिज पोजीशन इज दैट ऑफ बेली ओनली, उसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल बेली जैसी होती है,
ये बेली क्या होता है बेटा, एक होता है बेलर, एक होता है बेली। आपने लॉ में पढ़ाई होगा, बेलर जो ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी को वो बेलर होता है, और जो रिसीव करता है उसे बेली कहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने सिर्फ गुड्स रिसीव करे हैं, यानी आपको मार्कर तो मिल गया है, बट आप अभी इसके पूरी तरह से ऑनर नहीं बने हो। ऑनर कब बनोगे, जब सारे इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। जैसे फ्लैट में भी देखा होगा, लोग फ्लैट ले लेते हैं, ठीक है, तो ऑनरशिप आपको पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि आप क्या उसकी पूरी पेमेंट ना कर दो, ठीक है। तो सम वही कॉन्सेप्ट है लगभग। फ्लैट का मुझे एक्चुअली ज्यादा आइडिया नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि जल्दी समझ में आता है ना इससे। तो अभी आप सिर्फ बेली हो, बेली मतलब जिसने गुड्स रिसीव किए, बस इतने ही हो आप, ठीक है। ही बिकम्स द ऑनर, वो ऑनर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर द पेमेंट, अगर वो पेमेंट कर देता है किसको, लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट की अगर पेमेंट कर दे तो बन जाएगा ऑनर, क्या दिक्कत है। तो आप सारे इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तो ऑनर हो, नहीं पे कर पाओगे तो ऑनर नहीं हो तब तक। क्लियर हो गया। तो एक छोटा सा डिफरेंस था ये सेल और हायर परचेज के बीच में, जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट मैंने आपको लिख पाए, जो कि सफिशिएंट है। आराम से आप इसे लिख करके ना अच्छे नंबर ले सकते हो। क्लियर। तो मिलते हैं नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।